नमस्कार साथियों, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, नई बीएड के लिए जो आगाज श्रृंखला चल रही है उसी के चलते हुए प्रश्न आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है, एक साथ जुड़ जाइए और बीएड के पुराने आए हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? नमस्कार, देखिए जिन लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें जिससे सभी लोगों को फायदा हो सके। मैं सौरभ चौधरी, आप लोगों को पता है कि पढ़ाया हुआ प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर। निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? देखिए, जो आपकी उर्दू है यह उत्तर प्रदेश की कौन सी राजभाषा है? दूसरी राजभाषा है। अब बात की जाए पहली राजभाषा की, तो जो उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा है क्या है? जो उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा है वह आपकी क्या है? हिंदी है। उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा क्या है? हिंदी है। दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। बात की जाए अगर भारत की, तो भारत देश की जो राजभाषा है, भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। इसका वर्णन भी आपको मालूम होगा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है और इस हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस बेकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? अच्छा, जिस बेकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, मतलब अगर जिससे संज्ञा स्थिर होती है उसे कहा जाता है विशेषण। उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, या कह दिया जाए विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेष। तो विशेष क्या हो गए? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताई। और अगला शब्द है ऐसा ही प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सा का ध्वनि स्थान कौन सा है? देखिए, हमने आपको बताए थे चा वर्ग के वर्ण। कौन से? चा वर्ग के वर्ण। चा वर्ग के वर्ण का मतलब चा, छा, जा, झा और इंजिया और या और सा। या और सा ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? तो तालव्य से। कहाँ से? तालव्य से। बात की जाए तालव्य किसे कहा जाता है? ठीक है, जल्दी आप लोग बताएं, तालव्य किसे कहा जाता है? तो जो जीव का पिछला स्थान होता है और ऊपर की छत होती है उसके बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? तालव्य कहा जाता है। अगला, राजपुत्र में कौन सा समास है? देखिए, राजपुत्र, आप लोग थोड़ा समझें और बताएं राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र, राजा का पुत्र। कौन सा? राजा का पुत्र। जब राजा का पुत्र है, का जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बात की जाए अगर तत्पुरुष समास के अंतर्गत, तो बताएं कौन सा तत्पुरुष होगा? तो तत्पुरुष होगा संबंध तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, आप लोग थोड़ा सीरीज देखते रहें, प्रश्नों को आगे शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, जो लोग चैनल पर नए हुए। प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट हैं, देखते रहने। ये ऐसे पुलिस में सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए, बनारसी, हमने बताया था आपको कि जब कभी स्थान के नाम में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए
तो वहाँ क्या बन जाता है, वह स्थान विशेषण की भांति कार्य करता है। तो यहाँ विशेषण भी हमने आपको एक स्पेशल बताया था। अगर याद हो कि स्थान के नाम में अगर कोई प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनता है तो वहाँ विशेषण होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे व्यक्तिवाचक विशेषण एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण स्पेशल आपके सिलेबस में शामिल है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। लगे यहाँ तो आप बता ही दें कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बोलिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। तीसरा होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होता है, संख्यावाचक विशेषण। चौथा होता है आपका परिमाण वाचक विशेषण। तो ये विशेषण के आपके 4 प्रकार हैं। अगर प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जाए अवस्था के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको बताने हैं 3 प्रकार के। चलिए आगे चलते हैं। जिसे जानने की इच्छा हो, जिसे जानने की इच्छा हो, जब कहीं जानने की इच्छा होता है तो जिज्ञासा। इसके लिए हमने आपको तरीका बताया था कि अगर कहीं इच्छा रखने वाला होगा तब होगा जिज्ञासु, लेकिन केवल हो जानने की इच्छा, क्या हो, जानने की इच्छा, तब जानने की अगर केवल इच्छा दे रहा होगा तब हो जाएगी आपकी जिज्ञासा। बात थोड़ा समझना, अगर इच्छा रखने वाला है तो जिज्ञासु होगा, और अगर केवल इच्छा है तो क्या हो जाएगा, जिज्ञासा। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न एक से एक इम्पोर्टेंट है, सभी में चलते हैं। देखो रमेश की पुस्तक पुरानी है, यहाँ इस वाक्य में पुस्तक क्या है। देखो पुस्तक, पुस्तक के बाद शब्द क्या लगा है, पुरानी। तो पुस्तक की विशेषता बताई गई, तो विशेषता बताई गई पुस्तक की, तो पुस्तक को क्या कहा जाएगा, विशेष्य। पुस्तक को क्या कहा जाएगा, विशेष्य। या ऑप्शन आपके कट गए हैं, लेकिन लिख लेना, पुस्तक को कहा जाएगा विशेष्य, और जो पुरानी शब्द होगा इस पुरानी को कहा जाएगा गुणवाचक विशेषण। पुरानी को क्या कहा जाएगा, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न देखते रहे थोड़े, बेहद इम्पोर्टेंट ये उदाहरण है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार देखें आप, ऊषा सुनहले तीर, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 की जगह है ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखिए आप पहले ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जब ऊषा है वह तीर बरसा रही है, जब कहीं प्राकृतिक वस्तु अगर मानव जैसे व्यवहार करे, प्राकृतिक वस्तु मानव जैसे व्यवहार, अगर प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा मानव जैसे व्यवहार हो, वहाँ हमेशा होता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। आगे देखो, यह चांदी खोटी सी दिखती है, वाक्य में खोटी क्या है। देखो चांदी खोटी सी दिख रही है, तो चांदी की क्या बताई गई है, विशेषता, और विशेषता बताई गई तो विशेषण होगा। अब आप देखो संख्या कहीं दी गई है तो संख्यावाचक विशेषण होगा नहीं, जब संख्या दी नहीं गई तो पूर्णांक होगा नहीं। यहाँ कहीं चांदी की बात तो उसने नापने तोलने कही नहीं है, कहीं ऐसा तो कहा नहीं है कि 2 किलो चांदी 3 किलो चांदी, तो परिणाम बोधक होगा नहीं। चांदी क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण।
देखिए प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं, देखते रहें आगे। आगाज आज की बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रृंखला उसी क्रम में आगे बढ़ रही है जैसे कि आपने मांग की थी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो जो वर्तमान हिंदी चल रही है यह खड़ी बोली हिंदी है, इसका मानक रूप। लेकिन जो पहले हिंदी थी वह ब्रजभाषा हिंदी थी। कौन सी हिंदी थी? ब्रजभाषा। खड़ी बोली की अगर बात की जाए तो खड़ी बोली का जन्म हुआ है पश्चिमी हिंदी से। कहाँ से हुआ है? पश्चिमी हिंदी। और अगर बात की जाए पश्चिमी हिंदी की तो इसका जन्म हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए आपको तद्भव बताना है, तद्भव नहीं है। हमने तद्भव तत्सम पहचानने के लिए थोड़ी एक तरीका बताया था कि अगर कहीं आधे वर्ण हो तो ऐसे शब्द तद्भव नहीं वो तत्सम होते हैं। देखो यहाँ साइंग, साइंग अंकी बिंदी है या नहीं? और अंकी बिंदी से निर्मित शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। तो ये साइंग शब्द कैसा हो जाएगा? तत्सम। और इसका तद्भव होता है साँझ। तद्भव क्या होता है इसका? साँझ। चलिए आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अब की बार उसने विशेषण नहीं पूछा है। देखिए विशेष के लिए हमने एक तरीका बताया था आपको, विशेषण और विशेष पहचानने के लिए। विशेष और विशेषण पहचानने के लिए एक तरीका बताया था हमने आपको कि अगर शब्द के साथ कैसा कैसी का आंसर निकल रहा है, शब्द के साथ किसका आंसर निकल रहा है? कैसा कैसी का आंसर निकल रहा है तो वह गुणवाचक विशेषण होगा। देखो यहाँ कैसा व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, अनासक्त व्यक्ति। तो रह क्या गई? अनासक्ति, अपनी अनासक्ति। तो यहाँ हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। और हमने आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम को, किसे? संज्ञा और सर्वनाम को, संज्ञा और सर्वनाम को विशेष कहा जाता है। तो विशेष पता चल गया किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अनासक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अभी जस्ट बताया था हमने। हिंदी खड़ी बोली का जन्म किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। और सौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं जन्मी हैं। एक पश्चिमी हिंदी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वही 2 लिखे दे रहे हैं हम। एक पश्चिमी हिंदी और एक राजस्थानी हिंदी। दूसरी कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपको। सरीखा शब्द में विशेषण है। देखिए सरीखा आपको क्या बता रहा है? ये सरीखा है तो कहीं गणना की बात की गई है? गिन सकते हो सरीखा? नहीं गिन सकते हो, तो गणनावाचक है नहीं। समुदाय की कहीं बात हो रही है? समुदाय है नहीं। कहीं क्रम है? क्रम है नहीं। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखते रहें आगे। आदिकाल में किन भाषाओं की अधिकता थी? देखो आदिकाल में जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको राजस्थानी भाषा भी मिलेगी। आदिकाल में जब आप पाली पढ़ेंगे तो पाली भी मिलेगी। और आदिकाल में जब आप पढ़ते हैं अपभ्रंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपभ्रंश पढ़ेंगे। देखो अभी बताया था कि नहीं, सौरसेनी अपभ्रंश। तो आदिकाल में अपभ्रंश भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ये सभी, यही है इसका आंसर। ये सभी थे आदिकाल साहित्य में। अच्छा अगला है धुंधला शब्द में विशेषण। तो देखो धुंधला कहीं 1 2 3 4 धुंधले तो है नहीं, तो संख्यावाचक होगा नहीं। धुंधला सर्वनाम की जगह प्रयोग हो नहीं रहा, सार्वनामिक होगा नहीं। ठीक है।
और प्रयुक्त। अब देखो धुंधला कैसा स्थान, धुंधला स्थान, तो धुंधला कैसा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ये सभी कटे हुए ये होंगे नहीं। अगला देखो, वह नौकर नहीं आया। देखो नौकर है कि नहीं, और नौकर के तुरंत बाद क्या लगा है, वह, और वह क्या है, सर्वनाम। जब कहीं संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आ जाए तो वहाँ होता है सार्वनामिक विशेषण। वहाँ क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में रहता है, तो कौन सा है, प्राण। ये शब्द है प्राण, आंसू, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में रहते हैं। किस में रहते हैं, ये सदैव बहुवचन में। देखिए क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है, और जब धातु में ना प्रत्यय लगता है तब क्रिया बनती। जैसे मान लीजिए धातु, पढ़ एक धातु है, और जब पढ़ धातु में ना क्रिया लग जाए और शब्द बन जाए पढ़ना, तो पढ़ना एक क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। धातु में जब ना प्रत्यय जुड़ जाए तब क्या बनता है, क्रिया। चलो आगे देखते हैं। वह पहुंचा ही होगा, वह पहुंचा ही होगा, मतलब व्यक्ति को उम्मीद है कि वह पहुंच चुका होगा। एक उम्मीद है कि नहीं। ऐसे वाक्य होते हैं आसन्न भूतकाल में। किसमें होते हैं, आसन्न भूतकाल में ऐसे वाक्य होते हैं कि वह पहुंचा ही होगा, मतलब अभी हाल ही पहुंचा है। ठीक है, यहाँ भविष्यत काल होगा नहीं, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा वह पहुंचेगा ही। हेतु मत भूतकाल होगा नहीं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि दो साधारण वाक्य भूतकाल के एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे यदि वजीफा मिलता तो मैं पढ़ाई करता, वर्तमान काल है नहीं, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। अगला, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है। उस दिन हमने आपको बताया था कि जो धुआं और आंधी ये ऐसे शब्द हैं कि जिनमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो धुआं में बहुत पूछा जाता है पेपर में, कौन सी संज्ञा है, तो धुआं और आंधी ये ऐसे शब्द हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला देखो, तोड़ती पत्थर कविता के लेखक, आप कोई बता सकता है तोड़ती पत्थर कविता के लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, देखो पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। पर्यायवाची मतलब क्या होता है, समान अर्थ प्रकट करते हो उन्हें कहा जाता है पर्यायवाची। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, आगे देखते रहें। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखो का स्पर्श व्यंजन है, टा स्पर्श व्यंजन है, चा स्पर्श व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन नहीं है। या क्या है, अंतस्थ व्यंजन। या कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। या स्पर्श व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला और वा। इन चारों क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। यहाँ कभी कभी पूछ देता है या और वा, या और वा, इन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर। अभी जस्ट ऊपर हमने बताया ही था या का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। आप लोग हमें याद करने के लिए बताएं कि या का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। या का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, अभी जस्ट ऊपर हमने बताया था, आप लोग हमें बताएं। ठीक है, नहीं बताओगे, चलिए भाई
या का उच्चारण स्थान होता है तालव्य से। रा को कहा जाता है, रा को कहा जाता है लुंठित वर्ण। रा को क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण। और वा का उच्चारण स्थान भी पूछ दिया जाता है तो कहीं लिख लेना, वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। स्थान कहाँ से होता है? दंतोष्ठ से। आगे, निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया है? आज कुछ लोग अकर्मक सकर्मक क्रिया में अंतर पूछ रहे थे। देखिए, बालक सो रहा है, हमने आपको बताया था कि वाक्य में प्रयोग करना है आपको क्या और किसको। क्या प्रयोग करना है? क्या और किसको। अगर क्या और किसको का आंसर निकल आए तो समझ लेना क्रिया सकर्मक है। क्या किसको का आंसर न निकले, क्रिया समझ लेना अकर्मक है। देखिए, पहला, शिशु सो रहा है, इसे बाद में छुएंगे क्योंकि यही बवाल है। ठीक है, इसे बाद में छूना है, बवाल तो यही है। देखते हैं, पहला, बालक खेल रहा है। बालक क्या खेल रहा है? क्या किसको खेल रहा है? तो बालक क्या खेल रहा है? मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा होगा, हॉकी खेल रहा होगा, कुछ ना कुछ खेल रहा होगा। जब कुछ ना कुछ खेल रहा होगा तो क्रिया कैसी हो गई? खेलना सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया? सकर्मक क्रिया। छात्रा लिख रही है, छात्रा कुछ ना कुछ लिख रही होगी। जब कुछ ना कुछ लिख रही होगी तो क्रिया कैसी हो जाएगी? लिखना क्रिया भी सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। छात्र पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया भी कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। शिशु सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है? शिशु किसको सो रहा है? आंसर नहीं निकल रहा है, क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। आगे देखो, निम्न में तद्भव शब्द पहचानिए। देखो, तद्भव शब्द अब आपको पहचानने में फिर परेशानी होगी क्योंकि आपको मालूम नहीं है। देखो, यहाँ नग्न तद्भव शब्द है या नहीं? भ्रमर तद्भव शब्द है, सॉरी, तद्भव शब्द पहचानने हैं तो तत्सम को हम किए रहे हैं तो तद्भव बन जाएंगे। देखो, नग्न तत्सम शब्द है, भ्रमर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। जल कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो रह क्या गया? तीन। तीन कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तालव्य व्यंजन कौन से होंगे? अभी जस्ट बताया था, चा, छा, जा, झा, ये कैसे व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है। ठीक है, आज की क्लास यहीं स्थगित होती है। इतिश्री शेष आगे क्लास में आप लोग मिलते रहें, कुछ ना कुछ विशेष प्रश्न आपको